युद्ध जारी है। आज 19वां दिन है। पहले ही दिन ईरान का सुप्रीम कमांडर मारा गया, फिर ईरान का मुख्य सुरक्षा अधिकारी मारा गया और अब ईरान के इंटेलिजेंस विभाग का मुखिया मारा गया। अब किसकी मौत का इंतजार है? ट्रंप का ही दावा है कि ईरान का एयरफोर्स खत्म हो चुका है, ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है, ईरान के सारे सुरक्षा इंतजाम ध्वस्त हो चुके हैं। तो फिर अब किसके खात्मे का इंतजार है? डोनाल्ड ट्रंप आखिर युद्ध खत्म करने का ऐलान क्यों नहीं करते? हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर कब ट्रंप युद्ध खत्म करेंगे। आखिर कौन से ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे जब ट्रंप युद्ध खत्म करने का ऐलान कर देंगे या फिर ऐलान करने को मजबूर हो जाएंगे। अब ये सवाल और ज्वलंत हो गया है, क्योंकि ट्रंप के बयानों में पहले जो बड़बोलापन देखा जा रहा था, अब उसमें झुंझलाहट दिखने लगी है। पहले दुनिया जहां मजबूरी में ही सही ट्रंप के हाँ में हाँ मिला रही थी, अब ट्रंप को अकेला छोड़ चुकी है। हालात ये हो गए हैं कि ट्रंप खुद इसका ऐलान भी कर रहे हैं कि नाटो के देश उनका साथ नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ट्रंप को अब एहसास होने लगा है, अगर वो खुद को इस युद्ध में जीता हुआ घोषित कर भी दें तो दुनिया भर में जीत कर भी हारा हुआ माने जाएंगे। उधर सैन्य ठिकानों और सरकारी दफ्तरों के साथ साथ अब तेल के कुएं यानी ऑयल फील्ड पर हमले होने लगे हैं। फारस की खाड़ी, जहां दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का भंडार है, वहां इजरायल ने ईरान के साउथ पार्स में हमला कर दिया है। ऐसे हमले ईरान पर अब तक हो रहे हमले से ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट गहरा जाएगा। युद्ध खत्म हो जाए तो भी हालात सामान्य होने में सालों लग सकते हैं। ऐसे में अब आगे क्या? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव। चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ विशेष मेहमान, पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर अशोक सज्जनहार साहब हैं, पूर्व आईएएस और स्ट्रेटेजिक मामलों के एक्सपर्ट थॉमस मैथ्यू साहब हैं, जेएनयू में स्कूल फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा जी हैं, जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट धीरज कौल साहब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल शुभंकर मिश्रा हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहला सवाल एम्बेसडर अशोक सज्जनहार साहब कि अब स्थिति पहले से और ज्यादा भयानक होती जा रही है। सबसे ताजा घटनाक्रम यह है कि फारस की खाड़ी में जो सबसे बड़ा गैस फील्ड का भंडार माना जाता है, वहां पे इजरायल के हमले हुए हैं और वहां पे अब आलोचना इस बात की जा रही है कि ऐसे हमले पूरे दुनिया को एनर्जी क्राइसिस में डाल सकता है, ऊर्जा संकट में डाल सकता है। तो अब ये कहा जाए कि एक नेक्स्ट लेवल पे है ईरान पर दबाव बनाने के लिए कि सरेंडर कर दे। जी, बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, बहुत ही जो हालात हैं वहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है, बहुत ही पेचीदा हो गया है। पहले तो यही सॉरी यही सोचा जा रहा था जब अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के ऊपर हमले करने शुरू किए, जो वो उसको सीमित कर पाएँगे, उन्हीं 3 देशों में सीमित कर पाएँगे। परंतु बहुत जल्दी ही ये जो उनका अनुमान था, इसको गलत साबित कर दिया गया, क्योंकि ईरान ने हमले शुरू कर दिए वहाँ पर जो खाड़ी के देश हैं, क्योंकि उसने पहले ही कहा था जो अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम उसकी जो यहाँ पर मिलिट्री एसेट्स हैं, उनके जो बेसेस हैं, उसके ऊपर हम हमला करेंगे। परंतु केवल वहाँ पर ये कहा जाए जो कोलैटरल डैमेज है, अगर वहाँ पर वो उनके मिलिट्री एसेट्स पर हमला करते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ इधर-उधर मिसाइल्स पड़ जाएँगी, ड्रोन्स पड़ जाएँगे। परंतु ईरान ने और भी बहुत जगह पर वहाँ पर हमले करना शुरू कर दिया। मतलब दुबई में देखिए सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं वहाँ पर, न केवल जो मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका के, परंतु और भी जो जगहें हैं, चाहे उनका एयरपोर्ट हो, चाहे उनकी रिफाइनरी हो, चाहे उनके रेज़िडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो, यहाँ तक कि बुर्ज खलीफा को भी मारने का वो कुछ ऐसी अफ़वाहें उड़ने लगी थी। और भी सब जगह सऊदी अरेबिया पर रास तनूरा की उनकी जो ऑयल रिफाइनरी है, और जो सबसे भयंकर बात उन्होंने की है, जो पहली बार जो पहले पिछले 47 साल में जब से ये ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक रही है, उससे पहले उन्होंने कभी ये नहीं किया। उन्होंने हॉर्मुज़ की स्ट्रेट्स को भी बंद कर दिया वहाँ पर, जिससे कि करीब जो पूरी दुनिया का 20% तेल वहाँ से आता है और 30% गैस आती है, तो उसका आना-जाना वहाँ से बंद हो गया है। तो पूरी दुनिया में
तेल और ऊर्जा की बहुत कमी दिखाई दे रही है। और जैसे आपने कहा अभी उन्होंने चाहे वो खर्ग आइलैंड में अमेरिका ने वहाँ पर अटैक किया हो, हालाँकि उन्होंने ऑयल इंस्टॉलेशंस, ऑयल फील्ड्स, ऑयल के जो भंडार हैं, उनके ऊपर उन्होंने नहीं किया। हालाँकि उन्होंने चेतावनी दी, उन्होंने थ्रेट ये ज़रूर दिया, परंतु अभी तक मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर किया है। परंतु इज़राइल ने ईरान के अंदर उनके जो ऑयल टैंकर्स हैं ईरान के, उनके ऊपर हमला किया। और जैसे आप बता रहे हैं हम फ़ार्स की खाड़ी में, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा भंडार है, तो वो अगर वहाँ से उसको अगर हमला करते हैं, तो जो वहाँ पर उत्पादन होता है, वैसे ही वो नष्ट हो जाएगा। परंतु अभी हम देख रहे हैं, जो इधर से हॉर्मुज़ के स्ट्रेट से जो भी एनर्जी वहाँ पर है, उसका निकलना एकदम दूभर हो गया है। केवल मुश्किल हो गया, भारत के बिल्कुल 2 मुश्किल हो जहाज गया। निकल आपने पाए बिल्कुल हैं। सही कहा कि वहां से अगर हमला करेंगे, नेचुरल गैस का सबसे बड़ा भंडार है, वहां पे आप हमला करेंगे तो वो युद्ध खत्म होने के बाद भी इसका असर लंबे समय तक दिखेगा। थॉमस मैथ्यू साहब, आप हमले के इस नए स्टेज को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब तक तो जो उनके सैन्य ठिकाने थे उस पर हमला किया जा रहा था, जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट था उस पर हमला किया जा रहा था, उसके नेताओं पे हमला किया जा रहा था। अब ऐसे प्रॉपर्टी पे हमला किया जा रहा है, ऐसे रिसोर्सेज पे हमला किया जा रहा है जो सिर्फ ईरान का नहीं है, उससे पूरी दुनिया का धंधा चलता है, पूरी दुनिया में एनर्जी सिक्योरिटी उससे फुलफिल होती है। अब लक्ष्मण जी, इसका मीनिंग है ये कि अमेरिकन्स और इसराइलीज थोड़ा सा डेस्परेट हो चुका है। फर्स्ट आप कैलकुलेट करेगा तो उनका कैलकुलेशन यही था कि जैसे 1953 में इफ यू गो बैक इनटू हिस्ट्री, मोहम्मद मोसादेक को CIA ने एक ऑपरेशन में टॉपल किया था। टॉपल करने के बाद वो लोग शाह ईरान को इंस्टॉल किया, और मोहम्मद मोसादेक वाज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर ना। उस टाइम एकदम देयर वाज अ चेंज ऑफ लीडरशिप। अमेरिकन ने मिसकैलकुलेट किया, उन्होंने सोचा कि इमीडिएटली आफ्टर अली खमेनी इज असैसिनेटेड देयर विल बी पीपल्स रेवोल्यूशन। वहां नंबर 1 CIA का रॉन्ग असेसमेंट था। इट इज अ कंप्लीटली रॉन्ग असेसमेंट। देन उनका रेवोल्यूशनरी गार्ड को, लीडर्स को भी असैसिनेट किया। दे थॉट इट विल बी लीडरलेस। बट एक चीज हमें समझना चाहिए, दैट इज IRGC is almost a 2 to 2.5 decade or 3 decade organization. वो समाज से very deeply जुड़ा हुआ है, that is very closely associated with the society. तो एकदम लीडरशिप चेंज नहीं होगा। ओके, लीडरशिप चेंज नहीं होगा तो अमेरिकन का वॉर गेम क्या है? ऑल 90 दैट इज 90 मिलियन पीपल को क्या मार सकता है? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। नाउ एंड गेम क्या है? एंड फर्स्ट टाइम, जैसे एम्बेसडर अशोक साहब ने बोला, first time they have also attacked these the Iranians have attacked the Strait of Hormuz. ये 20% से ज़्यादा, that is 20% oil, 30% gas, उससे important है कि this oil prices will increase inflation. Inflation का मतलब what is going to happen? There is going to be a contraction in the economy. अमेरिका में there is going to be an increase in already हो गया, from now it is about $3.5 a gallon. Now this is America's desperation है, ट्रम्प का desperation है। ट्रम्प ने सोचा कि revolutionary guards will take over, वो तो नहीं हुआ। अभी what is the end game? आप कितना बॉम्ब करोगे? For the first time they have used this 5,000 pound what is called the bunker busters. See, normally bunker busters were originally, planned to be used in deep nuclear bunkers and that kind of protective armaments and systems. But they have used, I think, many of them. Now what? उस पे मैं आऊंगा कि आखिर यूएस इसके बाद क्या करोगे, कौन से ऐसे हालात पैदा होंगे कि आपको युद्ध से बाहर निकलना होगा, इस पे मैं आगे चर्चा करूंगा। लेकिन आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि अब इजराइल और यूएस दोनों डेस्परेट हो चुके हैं। धीरज कौल साहब,
आप कैसे देख रहे हैं कि इनके सारे एजम्पशन, सारे कैलकुलेशन फेल होते जा रहे हैं, इसलिए अब ये डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट के बाद अब ये नेचुरल गैस के रिसोर्सेज पे हमला करना शुरू कर दिए हैं? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल नंबर्स पे जाऊंगा बिकॉज आई डू कंसल्टिंग फॉर द फाइनेंशियल एंड द बायोटेक सेक्टर एज वेल। लेकिन बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, डेस्परेशन दिख रही है। और ट्रम्प, ऑल्दो उनकी कई अच्छी बातें मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इस टाइम हमारा, क्योंकि न्यूयॉर्क के अगर आप सेनेटर्स उठाइए, कैलिफोर्निया के उठाइए, नवाडा के उठाइए, तो बहुत एक तरीके से डिसेंट दिख रहा है। और हमारे मिड टर्म इलेक्शंस भी आने वाले हैं, और एप्स्टीन फाइल्स का आपको ऑलरेडी पता ही है। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प बैकफुट पे हैं, और ऐसी वॉर में हम उलझते जा रहे हैं जिसे डाउनवर्ड स्पाइरल कहते हैं। ही इज द बैक इज एट द वॉल। और इस टाइम अनफॉर्चुनेटली जो बड़ी पावर्स होती हैं वो एस्केलेट करती हैं। तो देर वॉज अ नो गो जोन, जहां आप जानते ही हैं मोस्ट ऑफ द ईरान क्रूड आइलैंड के थ्रू जाता था। और हमने डिसीजन लिया था अभी तक कि हम ऑयल इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और अगर हमने ऐसा किया तो ईरान सऊदी की ऑयल इंस्टॉलेशंस पे, कतर की ऑयल इंस्टॉलेशंस पे जो $15,000 के ड्रोन्स हैं उनके थ्रू अटैक करेगा। और हमारे टॉम हॉक मिसाइल्स जो 2 मिलियन का एक है, दो लगते हैं, तो 15,000 वर्सेस 2 मिलियन, मैथ डजंट मैच अप। और ऑलरेडी सप्लाईज इस टाइम हमारी थोड़ी शॉर्ट डायरेक्शन में दिख ही रही हैं। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हमारे ऊपर बहुत स्ट्रेन है। लेकिन इसीलिए ट्रम्प चाह रहे हैं कि और भी कंट्रीज इस वॉर में उतरे। अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, जिनसे बात चल रही है, वो इसके लिए भेजेंगे। चाइना ने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया है। और आप जानते हैं, हमने डिफरेंट इंडियन चैनल्स पे जब $70 प्रति बैरल था, तभी मैंने बताया था कि 140 से 120 प्रति डॉलर प्रति बैरल का हम एंटिसिपेटेड नंबर रखते हैं। और हम सब जानते हैं कि $10 जब बढ़ता है क्रूड ऑयल, तो इन्फ्लेशन ग्लोबली 0.2 टू 0.4 बढ़ जाती है। तो आप बिल्कुल सही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा इफेक्ट उन कंट्रीज को आएगा जो प्रोड्यूस नहीं करती हैं और डिपेंडेंट है इसके ऊपर। और भारत, नेचुरल गैस मोस्ट ऑफ देम वहां से आता है। आप जानते हैं कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर 90% ऑफ ऑयल फ्रॉम ईरान इज एक्सपोर्टेड टू चाइना। तो चाइना के भी इंटरेस्ट इंट्विंड है। और अगर आप थोड़ा जियोपॉलिटिकल, क्योंकि मैं तो इस पे बोलता रहता हूं, तो ये वॉर इनडायरेक्ट यूएस और चाइना की चल रही है। और ईरान एक तरीके से प्रॉक्सी आ चुके हैं। लेकिन मैं अभी भी, मुझे अभी भी लग रहा है कि जो कंट्रीज जैसे सऊदी, उसकी बहुत ही स्ट्रांग एयरफोर्स है। अभी रिसेंटली हमसे उन्होंने बहुत बड़ा बेड़ा एयरफोर्स का खरीदा है। दुबई की बहुत बड़ी एयरफोर्स है। लेकिन फॉर सम रीजन उन कंट्रीज अभी बैकफुट पे हैं, वो इन्वॉल्व नहीं होने चाह रही हैं इस वॉर में। उनका क्लियरली ये दो मानना है तीन कि चीजें peacefully talk हो, लेकिन धीरज कौल साहब, आपने, हाँ, दो तीन चीज आपने कही बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला चीज कि जो ऑयल को कंज्यूम करती हैं, गैस को कंज्यूम करते हैं, उस एरिया को, ऑयल गैस को, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। हालांकि इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर दूंगा, पता नहीं आप मुझसे सहमत होंगे कि नहीं सहमत होंगे, कि भले ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज या फिर उस इलाके से यूएस गैस और ऑयल नहीं लेता हो, लेकिन नुकसान उसको भी होगा। क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस अगर बढ़ता है तो जाहिर तौर पर वहाँ के पंप प्राइसेज, वहाँ के आउटलेट के प्राइसेज बढ़ेंगे। और एक चीज़ और है कि हाँ बिल्कुल, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या ऐसा हो गया है क्या कि इजरायल अब यूएस के काबू में नहीं रहा? इजरायल अपने मन से हमले कर रहा है। क्योंकि जो ऑयल फील्ड, गैस फील्ड की बात मैं कर रहा हूँ, रिफाइनरीज एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे यूएस के हमले नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे इजरायल के हमले हो रहे हैं। तो ये ऐसा है कि यूएस के इशारे के बावजूद इजरायल रुक नहीं रहा है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया लास्ट वाला, लेकिन उससे पहले मैं क्विकली एक पॉइंट बताना चाहूंगा। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम समझते हैं 30 किलोमीटर, 30 माइल का एरिया, वो एक्चुअली इफेक्टिवली सिर्फ 2 ही माइल है। क्योंकि जो डेप्थ चाहिए कंटेनर्स को मूव करने के लिए, वो 2 ही माइल है। ये मिसनोमर है कि 30 माइल, वो 2 माइल है। और वहां पे स्मार्ट माइंस बिछी हुई हैं। स्मार्ट माइंस का मतलब आप उसे स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हैं। ईरान ने बिछा रखी हैं। तो अगर हमें चाइनीज शिप पास करना है, भारतीय शिप पास करना है, रशियन शिप पास करना है, तो हम उसको ऑफ कर सकते हैं। और वहां पे सिर्फ ऑयल नहीं, कार्गो का बहुत बड़ा वो पॉइंट है। और अब तो हूती हूती रेड सी में भी इफेक्टिव हो रहे हैं। हिजबुल्ला तो खैर इजराइल डिस्ट्रॉय कर ही रहा है। लेकिन आपके क्वेश्चन पे मैं आते हुए ये बताऊंगा कि ये बात बिल्कुल सही है। इजराइल इज आउट ऑफ कंट्रोल राइट नाउ। नितिन याहू का ये मानना है कि ईरान को टोटली डिस्ट्रॉय करना है। वो ईरान को 3 खंड में डिस्ट्रॉय करना, डिवाइड करना चाहते हैं कंट्री को। और इसीलिए बैकिंग करके हमने जो रेबल्स हैं उनके, ईरान के, उसकी भी फंडिंग करवाई।
और ईरान की जो बॉम्बिंग हो रही है वो ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे हो रही है कि इट कैन पुट द वर्ल्ड थ्रू अ क्राइसिस सिचुएशन। यूएस इकोनॉमी, आप फाइनेंशियल चैनल है, मैं खुद सीएनबीसी यूएस पे आता हूं, तो हम लोग आप पता ही है स्टैगफ्लेशन के थ्रू गुजर रहे हैं और रिसेशन के बहुत बड़े रिस्क हैं। हमारा ग्रोथ कॉन्ट्रैक्शन में है और यूएसडी किस कंडीशन में आप जानते हैं। तो इट्स अ वेरी क्रिटिकल टिपिंग पॉइंट। अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड इज गोइंग इन अ वर्स सिचुएशन राइट नाउ। लीडरशिप वैक्यूम है और अमेरिका के अंदर ट्रंप के कई डिसीजंस बहुत ही कॉस्टली, हमें इनफैक्ट $39 ट्रिलियन नहीं नहीं, का बिल्कुल। डेब्ट मुझे है, हर अमेरिकी आपसे पे जब ये बात सुन $1,14 रहा का होता कर्जा हूं है। तो मुझे खुशी होती है। मैं जब आपसे ये बात सुन रहा होता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि कई शोज में मैं देखा हूं कौल साहब कि आपने यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के कई सारे डिसीजन की तारीफ की थी, समर्थन किया था, लेकिन अब आपको भी लग रहा है कि नहीं, वहां पे जो चीजें हैं वो वाकई बदल चुकी हैं। बिल्कुल। गुलशन सचदेवा जी को मैं जोड़ता हूं अपने शो में। गुलशन सचदेवा जी, मैं आता हूं आपको फिर से आऊंगा कौल साहब। गुलशन सचदेवा जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, शुभंकर भी हैं। गुलशन जी, एक जो सवाल जिस पे कौल साहब, धीरज कौल साहब सहमत भी थे कि क्या इजरायल जो अमेरिका को युद्ध में लाने के लिए तैयार किया था, या फिर कहें इजरायल की वजह से जो अमेरिका युद्ध में कूदा, अब वही इजरायल अमेरिका की नहीं सुन रहा है और इस तरह के हमले कर रहा है ऑयल फील्ड पे, गैस फील्ड पे, जिसका असर युद्ध के बाद सालों साल तक रहेगा। अगर ऐसा है तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है। नहीं, सिचुएशन तो अभी बिल्कुल खतरनाक है, क्योंकि अभी जो युद्ध मुझे लगता है काफी खतरनाक मोड़ पे वहां पे जा चुका है। क्योंकि क्या अमेरिकन का मकसद है वो अब सबने बताया, वो सारे मकसद बदल चुके हैं। और बात शुरू हुई थी रजीम चेंज से, उसके बाद पूरे एरिया में, पूरे खाड़ी का इलाका उसकी चपेट में आ गया है। और उसके बाद जितने नेटो के देश हैं, यूरोप के देश हैं, वो उससे अपना किनारा करने के चक्कर में उनको लग रहा है ये गलत जगह पे है, गलत काम पे फंस गए हैं अमेरिकन। तो अब ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो स्टेट ऑफ हार्मूज का फंस गया है। बाकी चीजें अभी थोड़ी पीछे छूट गई हैं। और उसके चक्कर में हुआ ये है कि पूरी दुनिया जो है उसके पूरे एक ऊर्जा संकट वहां पे पैदा हो गया है। और जो 100 के करीब जो है, $100 के करीब अभी ऑलरेडी वहां पे स्टेबलाइज कर गया है, जो 60-70 के पे था। इसका मतलब यह है कि अगर भारत के लिए अगर हम देखते हैं तो $10 अगर बढ़ता है तो उससे कम से कम $10-12 बिलियन हमको एक्स्ट्रा उसका देना पड़ेगा। और पूरी दुनिया में उसकी जो उन्होंने जो सारा जो इसका संकट पैदा किया है, लोग यहाँ पे अभी 3-3 घंटे 4-4 घंटे वहां पे लाइनें लगा के खड़े हैं अपने गैस सिलेंडर लेने के लिए। तो इसका पूरा जो परिणाम है, और उसका, क्योंकि अब ये लगता है कि अगर वो इसी तरीके से युद्ध चलता रहा, अब कितनी भी उनके पास शक्ति हो, ईरान के पास कोई ऐसी उनके पास कोई ब्रह्म शक्ति नहीं है। तो वहां पे होगा क्या, उसके बाद वो थोड़ी देर तक वो इसका वो करेंगे, उसके बाद वहां पे पूरा देश को तबाह होना शुरू हो सकता है। ऑलरेडी वहां पे हो जाएगा। हालांकि गुलशन जी, आप जब ये बात कर रहे हैं तो बता दूं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस $109 के आसपास पहुंच चुकी है, $9 को पार भी कर चुकी है, अभी जो ताज़ा जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा भयानक होती जा रही है। शुभंकर मिश्रा, क्या माना जाए कि एक स्थिति ऐसी भी आएगी जब यूएस कहेगा कि मेरा तो मकसद पूरा हो गया, अपना इजरायल जाने, इजरायल को लड़ना है तो लड़े? शुभंकर हमारे साथ, लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया। थॉमस मैथ्यू साहब। हाँ जी, सेम क्वेश्चन। क्या ये मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से इजरायल अब ऑयल गैस फील्ड पे हमले कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि यूएस बोले कि अब मैं इस युद्ध से बाहर निकल रहा हूं, इजरायल को लड़ना है तो लड़े ईरान से? नहीं, इतना सिंपल नहीं है। सी, अमेरिकन सपोर्ट के बिना इसराइल लड़ाई नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्यों? इंटेलिजेंस शेयरिंग, KC-135, airborne refueling system, bombs, all of them are supplied only by the Americans. But dirty work is being done by Israel. So ये नहीं Americans एक दिन उठ के बोलेगा नहीं, our goal has been fulfilled, we will go. No, I think इससे ज़्यादा थोड़ा सा और well thought out strategy होगा। Israel and Americans together, उनका aim क्या था? First they said we have to destroy their nuclear capability. फिर बोला कि we have to destroy थॉमस मैथ्यू साहब, मैं उस पे आऊँगा। थॉमस मैथ्यू साहब, मैं थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को रिफ्रेम कर रहा हूँ। जो इजरायल ऑयल गैस फील्ड पे हमले कर रहा है,
क्या यूएस की बैकिंग है या फिर यूएस के कंट्रोल से अब इजराइल बाहर हो गया है और किसी भी कीमत पर ईरान को नेस्तनाबूद करने के लिए अब उसके ऑयल गैस फील्ड पे हमले कर रहा है? No, it is American backing, American intelligence sharing, American military support के बिना ये नहीं हो सकता है. Please understand, American aircraft, whether it is F-22, F-35, American direct support के बिना ये fly भी नहीं कर सकता, because ये fly by wire and highly sophisticated integrated architecture के बिना ये fly करके accurate bomb नहीं कर सकता है. American says ठीक है, we won't do it, आप कर लीजिए. So that is exactly what is happening now. So अलग होके Americans will not say that, you know, हम stop कर रहे हैं, आप जो करना कर लीजिए. No. If Americans बोलेगा तो stop, then Israelis will have to stop. There is no other way. That is my feeling. बिल्कुल. एम्बेसडर सज्जनहार, आपके पास आऊंगा, लेकिन शुभंकर से हमारा संपर्क फिर से हो चुका है. शुभंकर, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इजराइल का हमला क्या यूएस के साथ सिंक है कि इजराइल अपने हिसाब से चलना शुरू कर दिया? हालांकि थॉमस मैथ्यू इससे सहमत नहीं है. थॉमस मैथ्यू का मानना है कि नहीं, इजराइल जो भी कर रहा है बगैर यूएस के सपोर्ट के, यूएस के सहमति के कर नहीं सकता है. लक्ष्मण जी नमस्कार. देखिए, मैं थॉमस साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं. जो भी हमले अभी इजराइल कर रहा है वो अमेरिका के पूरे समर्थन और क्लियरेंस के साथ हो रहा है. एक लड़ाई में जब दो देश एक साथ ऐसे जाते हैं, वो अलग अलग मुद्दे लेकर जरूर जाते हैं, बट अगर एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये सारी चीजें टॉप मोस्ट लेवल पे क्लियर होती हैं, और उसके बाद ही ये जो भी हमले किए जा रहे हैं ये अमेरिका के पूर्ण सहमति और उनके समर्थन के साथ किए जा रहे हैं. तो इसमें इजराइल और अमेरिका में मुझे दो फाड़ नहीं दिख रहा है. अलबत्ता जैसे नाटो के दूसरे देशों की तरफ से कई बार अब चीजें खुल के बाहर आ रही हैं, और जैसा कौल साहब ने बताया कि अमेरिका के अंदर भी अब इस चीज को लेके समर्थन नहीं है, वो एक अलग मुद्दा है. लेकिन इजराइल और अमेरिका में मुझे अभी कोई दो फाड़ नहीं दिखाई दे रहा है. लक्ष्मण, इजराइल और अमेरिका में कोई दो फाड़ नहीं दिख रहा, लेकिन एक सवाल जो धीरज कौल साहब ने उठाया था, मैं इस पे आना चाहूँगा वापस से. एम्बेसडर सज्जनहार, धीरज कौल साहब ने कहा कि ये युद्ध जो है इनडायरेक्टली यूएस वर्सेस चाइना हो चुका है. मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ. ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा भी कि इस युद्ध में हमें चाइना और रशिया से सपोर्ट मिल रहा है, और अभी जो चीफ सिक्योरिटी कमांडर मारे गए ईरान के, उसकी रशिया ने काफ़ी कड़ी निंदा भी की 12 घंटे के अंदर अंदर. तो रशिया और चाइना का ईरान को सपोर्ट किया जाना, और यूएस इस बात को समझ भी रहा है, आपको लगता है ये किसी एक नए मोड़ पे लड़ाई को ले जाएगा? जी धन्यवाद. देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है. मैं तो इसको ऐसे देखता हूं, जो यहाँ पर जब हमला किया गया शुरुआत में अमेरिका और इजराइल ने, तो एक तो उन्होंने वो वहाँ से वेनेजुएला मॉडल को लेकर आए, जो वेनेजुएला में जैसे हमने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, तो यहाँ भी हम अपना आधिपत्य जमा लेंगे. और उसमें बेसिक मेरे विचार से इनका इरादा था, राष्ट्रपति ट्रंप का जो मिलने जा रहे हैं चीन में, तब उनका था जो 31 मार्च को जाएंगे बीजिंग में, उनकी मुलाकात होगी शी जिनपिंग से. उससे पहले वो चाहते थे जो यहाँ पर, क्योंकि सबसे बड़ा हिमायती ईरान का तो चीन है, 90% उसका जो तेल है, और सभी ने 2019 के बाद सभी देशों ने तेल लेना बंद कर दिया है. भारत ने भी तेल लेना बंद कर दिया 2019 के बाद ईरान से. केवल जो एक देश बड़ा है उसमें ले रहा है वो है चीन, 90%. तो राष्ट्रपति ट्रंप मेरे विचार में ये चाहते थे जो ईरान का तेल है, अगर वहां पर भी उनकी अपनी मनमानी सरकार इस्टेब्लिश हो गई जैसे वेनेजुएला में हुई है, तो सारा कंट्रोल उनके पास आ जाएगा, और उससे चीन की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, ऊर्जा शक्ति उसको जो मिली है, वो बहुत कम हो जाएगी, और उनको बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में जाकर वो शी जिनपिंग से बात कर पाएंगे. वो सब पासा उलट पड़ गया है. हम देख रहे हैं जो कुछ भी देखी प्रिसिशन एक्यूरेसी अटैक की है, मेरी तो समझ ये है जो उसमें सारा इंटेलिजेंस उनको चीन से मिल रहा है. जैसा कि चीन ने इंटेलिजेंस दिया था इसमें ऑप सिंदूर में पाकिस्तान को दिया था, वही इंटेलिजेंस वो अब ईरान को दे रहा है. और ये जो 8-10 महीने हुए, जून पिछले साल और इसके समय, तो उन्होंने जितना इनको असला दिया है, जितना इनको सपोर्ट किया है, रूस ने कम, चीन ने बहुत ज्यादा, क्योंकि रूस तो यूक्रेन में बहुत ही ज्यादा वो इन्वॉल्व है. यहाँ पर चीन ने यहाँ पर बहुत ज्यादा इनकी सहायता की है. जो जितने मिसाइल्स, ड्रोन्स वगैरह
रोज की बनते वहां पर है, परंतु जो भी चिप्स वगैरह है सभी कुछ वो वहां से चीन से बनकर आया है। तो मैं समझता हूं चीन का बहुत ही इनको सपोर्ट है, परंतु लक्ष्मण जी ये हमको याद रखना चाहिए, ये कोई नई बात नहीं है। ये अमेरिका को मालूम है, जो यूक्रेन के युद्ध में भी रूस को भी बहुत सहायता चीन से मिली है, परंतु फिर भी जिसे वो कहते हैं ना, दे आर टू ट्विन्स जॉइंड एट द हिप्स, इतना ज्यादा उनके बीच में इंटरडिपेंडेंस है जो उनको अपने रिलेशंस को मैनेज करना है। ऐसा नहीं है जो एक दम ही अपने संबंधों को वहां पर खराब कर लें। तो इसीलिए यकीनन ये युद्ध उन दोनों के बीच में है, परंतु ईरान भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण। आखिरी बात मैं इसमें ये कहूंगा, देखिए जो मेरे विचार से राष्ट्रपति ट्रंप जो वहां पर आए, वो उनका ये वॉर ऑफ चॉइस है, उनका वॉर ऑफ ह्यूब्रिस है, एरोगेंस है, जो कैसे मैं अपना जो कंट्रोल है पूरे विश्व में मैं वो बढ़ा सकता हूं। जहां तक इजराइल का है, उसका तो एक एग्जिस्टेंशियल चीज है, क्योंकि ईरान ने हमेशा से कहा है जो हमको इजराइल को इस दुनिया के नक्शे से हटा देना है। तो वो तो इस मौके की तलाश कर रहे थे, जो कैसे अमेरिका को हम अपने साथ लाकर ईरान के विरुद्ध हम ये युद्ध छेड़ें, और उस करने में वो सफल हो गए हैं। तो वो रुकने वाले नहीं, लेकिन ईरान को दुनिया के नक्शे से हटाना इतना आसान है क्या? ये इतनी छोटे इजराइल को दुनिया के नक्शे से हटाना वो इतना आसान तो है नहीं। और इजराइल ने कहा कि ईरान को हम का अस्तित्व मिटा देंगे, ये भी करना आसान नहीं है, जो इतनी बड़ी आबादी को ये नहीं कहा। एक आधा मिनट ये नहीं कहा उन्होंने, कहा वहां पर रेजिम चेंज करेंगे तो पॉजिटिव वो रेजिम चेंज करने की बात यूएस ने की थी और इजराइल की तरफ से बयान आया था इसी लड़ाई के युद्ध के दौरान, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रहा, उसने कहा कि हम ईरान का अस्तित्व मिटा देंगे। तो इस तरह का बयानबाजी, युद्ध वाले बयानबाजी ही मान लिया जाए तो ये आए होंगे। लेकिन इसमें एक चीज मैं और आऊंगा, चूंकि जो आपने कहा कि ये तो यूएस भी समझता है कि चीन का सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। थॉमस मैथ्यू साहब, ये सवाल आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि चीन को तो सबसे ज़्यादा मजे आ रहे होंगे, रशिया को मजे आ रहे होंगे कि अगर यूएस इंगेज रहता है लंबे समय तक वॉर में तो नुकसान यूएस को हो रहा होगा, चीन को तो कोई नुकसान हो नहीं रहा है, चीन को फायदा हो रहा है, रशिया को भी फायदा हो रहा है कि उसके ऑयल बिक रहे हैं, जो पहले आधे दाम में था दुगने दाम में बिक रहे हैं। तो लक्ष्मण जी, सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है पुतिन को। इसमें 3 कंपोनेंट्स है। नंबर 1, इनका इकोनॉमी was under contraction, under pressure, बहुत strain में थे, and oil prices had come down to almost $36-37 now, and budget deficit had gone up sharply. So they said that Russian economy 1 साल या 1.5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा strain महसूस होगा. That is what they said. And suddenly there is a windfall of $110, and ये continue करेगा तो Russia will be able to continue the war. Number 1. Number 2, I don't agree with the previous speaker. Intelligence, China share nahi kar rahe. Intelligence is shared by Russia because Russian satellites are far more sophisticated. China se far more sophisticated. China material support to de rahe, that is correct. But intelligence, if you see, Trump ne publicly bola hai ki Russians ne intelligence, that is, if you remember, 7 soldiers mara gaya, and wo intelligence diya tha Russia ne. और ट्रम्प को एक क्वेश्चन पूछा और ट्रम्प ने बोला वी आर गिविंग सिमिलर इंटेलिजेंस टू यूक्रेन, सो दे विल आल्सो डू द सेम. उसके बाद ट्रम्प ने पुतिन से बात किया. सो देयर इज प्रेशर which American president is now facing because of the intelligence sharing. And interestingly, मेरे ख्याल में अब रशिया इंटेलिजेंस अभी भी शेयर कर रहा है, बिकॉज उसके बिना इतना एक्यूरेट टारगेटिंग हो नहीं सकता. इट इज नॉट पॉसिबल. सो बिल्कुल, दरअसल मेरे को ये कहने का है कि प्लीज अपनी बात को look at the desperation. Let me tell you the desperation today.
इनिशियली अमेरिकन्स ने बोला, टोल्ड द ब्रिटिशर्स, स्टार्मर दैट इज प्राइम मिनिस्टर बोला हमें आपका 2 एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं चाहिए, सेड इट ओपनली। अभी बोल रहा नेटो को, बोल रहा प्लीज बैड थिंग्स विल हैपन, आप हमें सपोर्ट नहीं करेगा तो। सो दिस इज दैट शोज अमेरिका's desperation, and please understand it is not that Germany and NATO and Belgium are sitting on the fence, वो नहीं है। In fact, Frederick Merz chancellor clearly बोला ये NATO का वॉर नहीं है, NATO is not an interventionist alliance, is a defense alliance. Similarly, same way Belgian प्राइम मिनिस्टर रॉब जेटन भी क्लियरली बोला ये नेटो का वॉर नहीं है। सेम वे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी ने बोला। नाउ इनिशियली स्टार्मर को बोला कि आपके एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए, बट अभी अपील करने का कंपल्शन इसलिए कि अमेरिकन आर अंडर प्रेशर, बिकॉज क्या करोगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खोलना ही पड़ेगा। सो फाइनली आई थिंक एक सेटलमेंट होना ही होना अमेरिकन को, फेस सेविंग, अदरवाइज क्या होगा। आई मीन आई डोंट सी एनी अदर सॉल्यूशन टू दिस। बिल्कुल कोई सेटलमेंट होना ही होना है, अमेरिकन को फेस सेविंग। इस पे धीरज कौल साहब और गुलशन सचदेवा साहब, इस पे मैं आपका कमेंट चाहूंगा। ये पहला सवाल कि नेटो को लेकर जो थॉमस मैथ्यू साहब कह रहे थे, नेटो ने कहा कि हम अपने डिफेंस करने के लिए हम कहीं इंटरवेन करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, हम इंटरवेन नहीं करें, एक करके सबने मना कर दिया। और ट्रंप कितने नाराज हैं इस मनाही से वो उनके ट्रुथ सोशल के पोस्ट में साफ तौर से दिख भी रहा है। तो क्या माना जाए कि अब नेटो खत्म हो जाएगा गुलशन सचदेवा साहब, या फिर नेटो का स्वरूप बदल जाएगा? नेटो अभी कोई खत्म होने वाला नहीं है, नेटो अभी चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने क्लियरली वो सारे अपने आप किनारा कर रहे हैं, सारे यूरोपियन देश जो हैं। अभी मुझे लगता है कि ट्रंप साहब थोड़े झुंझलाए हुए हैं और वो कोशिश करेंगे, और इसी झुंझलाहट में मुझे लगता है वो ये जो वार है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, क्योंकि उनको एक जिद चढ़ गया है कि मुझे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलना है, और उसको खुलवाना यूरोपियनों को समझ में आ गया है कि इतना आसान वहां पे नहीं है, क्योंकि तेल से भरे हुए जहाज वहां पे निकलेंगे, एक भी ड्रोन, एक भी कहीं कुछ लग गया, पूरे के पूरे जहाज वहां पे उसको करना बहुत आसान नहीं है। तो अभी मुझे लगता ये है कि उस जिद में जब तक, क्योंकि आप ऊपर से कितने भी बमबारी कर लेंगे, जब तक आपको थोड़े वहां पे सैनिक वहां पे नहीं भेजेंगे उस इलाके में, तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को आप नहीं खुलवा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको लगेगा कि शायद अगर हम यहाँ पे जाएं और कुछ अगर 2-4 हजार अगर वो वहां पे अपने मैरीन्स को वहां पे भेजते हैं, और उसके बाद एक और कॉम्प्लिकेशन वहां पे शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद वो ऐसा युद्ध शुरू होगा जिसमें महीनों और साल लग सकते हैं, और उसमें पूरी हर चौथे दिन वहां पे मामला बिगड़ता जाएगा। और ये हमने पहले भी देखा है, इराक में भी देखा है, सीरिया में भी देखा है। रास्ता क्या है? रास्ता क्या है गुलशन सचदेवा साहब? रास्ता क्या है? नेटो सपोर्ट करने से मना कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अकेला से खुलेगा नहीं ट्रंप से। यूरोप भी मान रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अकेला नहीं खुल सकता ट्रंप से। रास्ता उनके पास ये है कि या तो वो किसी तरीके से डीएस्केलेशन करें, बातचीत को के डिप्लोमेटिक उसके अंदर जाके, और कौन करे? इजराइल करे, ईरान करे, कि पहल कौन करे? लेकिन वो पहल कौन करेगा? ईरान करेगा कि इजराइल को अभी जैसा कहा मौका मिला हुआ है, वो चाहते हैं जितना नुकसान ईरान का कर सकते हैं वो करेंगे। उसका सिर्फ ईरान का नहीं, वो लेबनान के भी पीछे में पड़ गए हैं। ये दोनों देशों को पूरा तबाह करने के चक्कर में है, जितना वो कर पाएंगे, जहां तक खींच पाएंगे। अल्टीमेटली उसके अंदर अगर अमेरिका उलझता जाएगा तो अमेरिका तो उलझेगा, पूरी दुनिया को उलझाएंगे, और इस पूरे इलाके को, सिर्फ ईरान को ही नहीं, पूरे इस इलाके को इतनी अस्थिरता वहां पे फैल जाएगी, और उसका जो गंभीर परिणाम है वो पूरी दुनिया को ऑलरेडी उसके हमको एक झलक दिख रही है, उसको और गंभीर परिणाम निकल सकता है। तो अब ये है कि ट्रंप साहब को अगर थोड़ी सी वहां पे उनकी अगर कोई समझाने वाले हैं या उनके जो एडवाइजर्स हैं, क्योंकि शुरू में लग रहा था क्योंकि वो ज्यादा लंबी जंग धीरज कौल साहब कोई समझाएगा? सॉरी, देखिए नमस्कार, उनको समझाना थोड़ा मुश्किल काम है, और मैं रिपब्लिकन पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। आई हैव टू गिव दैट डिस्क्लेमर। उसके अंदर भी बहुत बड़ा डिसेंट है, क्योंकि ये मत भूलिए अमेरिकन ईरानियन एक बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पे कैलिफोर्निया में बेस्ड, काफी इन्फ्लुएंशियल और कनेक्टेड उनके साइलोज हैं।
लेकिन हैविंग सेड दैट, ये लड़ाई तकरीबन 3 से 10 बिलियन डॉलर प्रतिदिन ग्लोबल इकोनॉमी को कॉस्ट कर रही है। अकॉर्डिंग टू मी इस लड़ाई का रुकना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये लड़ाई आउट ऑफ द कंट्रोल गई तो हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की दिशा में बिल्कुल घुस सकते हैं। और एक बार मैं बार बार ये बोलना चाह रहा हूं कि देखिए, इस टाइम चाइना को अंडर एस्टिमेट करना आई थिंक सबसे बड़ी मूर्खता है। चाइना की इंटेलिजेंस काफी स्ट्रांग है। आई थिंक आपके वन ऑफ द पैनलिस्ट ने इस बारे में मेंशन किया। इंटेलिजेंस शेयरिंग चाइना डेफिनेटली करता है। मैं चाइना की स्टार्टअप्स को कंसल्ट करता हूं, तो मैं आपको गारंटीडली ये बता सकता हूं कि जो ह्यूमनॉइड रोबोट है, क्योंकि मेरा एरिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका और चाइना 19-20 का फर्क है। ह्यूमनॉइड रोबोट में हम 20-20 पे खड़े हैं और चाइना हमें 1/5 प्राइस में ह्यूमनॉइड रोबोट्स दे रहा है। हेल्थ केयर जिनोमिक्स में बात करें, एज अ फिजिशियन मैं आपको ही बता सकता हूँ थोड़ा फर्क है, लेकिन चाइना को कम आंकना बहुत बड़ी मूर्खता है। उनकी नेवी वर्ल्ड ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट है और इस टाइम सबसे ज्यादा फायदा चाइना को हो रहा है, अगर आप मेरी बात को समझें तो। डेफिनेटली रशिया भी इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है, लेकिन रशिया उस स्थिति में है नहीं फाइनेंशियली और ओवरऑल एज वेल। उनके खुद के रिजर्व्स डिप्लीटेड है, चाइना ने उन्हें रिप्लीट किया है। सोल्जर्स उनके नॉर्थ कोरिया से आते हैं। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में इस टाइम सिचुएशन बहुत, और आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जो मैं चाहूंगा कि उसका आंसर मिले। हम सब वही ढूंढ रहे हैं बिल्कुल। कि इस टाइम इस लड़ाई को कौन रोकेगा। ट्रंप मुझे नहीं दिख रहा उस मूड में है। नेतन्याहू तो ईरान के 3 हिस्से करना चाहते हैं। अगर आप उनका रिपोर्ट देखें, वो हरमुज, जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज है उसके अराउंड इलाका एक बेस बनवाना चाहते हैं अमेरिका। और जो तीसरी चीज है जो बार बार घूम कर आ रही है, वो ये है कि जो इससे मार डेवलपिंग कंट्रीज को पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी इज ऑक्सीजन फॉर एनी डेवलपिंग इकोनॉमी, आप ये मुझसे ज्यादा अच्छा जानते हैं। और कई दशकों कंट्रीज पीछे चले जाएंगी, कई 5-6 साल पीछे चले जाएंगी। हम जो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस रिसर्च में हमें जहां डेवलप होना चाहिए, हम एक दूसरे के ऊपर बम डाल के एक दूसरे की सिविलाइजेशन को खत्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वी हैव टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या आप ऐसी दुनिया छोड़ना चाहेंगे? हम दिन भर डिबेट करते हैं यहाँ बैठ के, लेकिन वर्ल्ड लीडरशिप में मुझे एक बहुत बड़ा वैक्यूम दिखाई दे रहा है। यूनाइटेड नेशंस हैज ऑलरेडी फेल्ड द सिस्टम। और मुझे लगता है कि ये समय आ चुका है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स बाई पार्टीसन एक लेकर एक इम्पीचमेंट का कुछ शुरुआत करें, बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल इन यूएस ऑल्सो। आज अमेरिका के अंदर मैं आपको फ्रैंकली बताता हूं, एक हार्ड वर्किंग फैमिली के लिए टोयोटा करोला अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। इन्फ्लेशन इतनी है कि ग्रोसरीज की इश्यूज आ रहे हैं। हाउस, एक मीडियन हाउस की कीमत जो $2.5 लाख थी, आज उठा के देखिए 4.5 लाख से ऊपर है। तो अमेरिकन ड्रीम, जिसके अंदर गाड़ी, हाउस, जॉब सिक्योरिटी जा चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने 65% जॉब्स अगले 3 साल में इवॉपरेट हो जाएंगी। हमारे पास क्या प्लान है? सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। तो ये अननेसेसरी वॉर्स को छेड़ना, इससे अच्छा एप्स्टीन फाइल को एड्रेस करें। मैं फिर बताता हूं, मैं रिपब्लिकन सपोर्टर हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम ब्लाइंडेड। आई कैन सी व्हाट इज हैपनिंग। एम्बेसडर सज्जनहार यहाँ बैठे हैं, इनका दशकों का एक्सपीरियंस है, रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, और आपके सारे पैनलिस्ट, उन्होंने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। लेकिन वी एज पीपल इन 40s आर कंसर्न्ड कि अगले 10 साल में दुनिया किस दिशा में जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग को आप उठा लीजिए, आप एनवायरमेंटल क्राइसिस उठा लीजिए, बहुत एनर्जी ही उठा वैलिड पॉइंट है। लीजिए। दरअसल इसको हम लोग आगे जारी रखेंगे धीरज साहब। छोटा सा ब्रेक का समय होगा, लेकिन छोटा सा कमेंट शुभंकर मिश्रा कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है संक्षिप्त में। लक्ष्मण जी, जितनी अभी तक बातें हुई हैं उसमें एक बात बार बार जो उठ के आ रही है कि आखिर ये युद्ध बंद होगा तो किस बात पे होगा। मेरा अपना जो जम्पशन है वो ये है कि अमेरिका ने जो अपने इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स डिक्लेयर किए थे कि सबसे उसमें बड़ा था रिजीम चेंज के मुद्दे पे अमेरिका को मुंह की खानी पड़ गई है। एज फार एज न्यूक्लियर पावर वाज कंसर्न, न्यूक्लियर पावर में ईरान खुद ही समझौता करने को तैयार था। तो अमेरिका के लिए अभी फेस सेविंग इतना मुश्किल हो गया है, खास करके ट्रंप के लिए इतना मुश्किल हो गया है कि वो इस लड़ाई से निकले तो कैसे निकले। क्योंकि जिस तरीके से वे लड़ाई बढ़ती चली जा रही है, और एट्रिशन वॉरफेयर की सबसे बड़ी खूबी ये होती है, जो कौल साहब ने भी बोला, कि $15,000 का इक्विपमेंट आप यूज करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको $2 लाख का इक्विपमेंट यूज करना पड़ेगा। तो ये कहीं से भी समझदारी अब बची नहीं है कि इस लड़ाई को आगे चलते रहने दिया जाए किसी के लिए भी। हम एक ऐसी स्थिति में बढ़ रहे हैं जहां ना सिर्फ ऑयल की प्रॉब्लम होने वाली है, बल्कि ऑयल के अलावा जो कई सारी चीजें हैं, जैसे आपका फर्टिलाइजर्स का प्रॉब्लम है, सल्फर की पूरी सप्लाई बंद हो जाने से सल्फर से रिलेटेड सारी चीजों का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। कॉपर की प्रॉब्लम शुरू होगी, कॉपर का प्रॉब्लम शुरू होगा, आपकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बैठ जाएगी।
तो ये कि ग्लोबल सप्लाई चेन का ऐसा मतलब स्टॉपेज इसकी वजह से आने वाला है जो एक या दो लोगों के पागलपन की वजह से। मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसको सबसे ट्रम्प का सबसे पागलपन सबसे ही बड़ा बोल सवाल यही सकता। उठता है कि आखिर ये ट्रम्प का पागलपन कहें या फिर जिद कहें, लेकिन अब ट्रम्प को भी इस बात का एहसास मान लिया होने ही लगा हो। हालांकि इस पर भी दो राय हो सकते हैं, जिस तरह से ट्रम्प का व्यवहार रहता है समझ में नहीं आता उनको एहसास है कि नहीं, लेकिन एहसास हो भी जाए तो उनको निकलने का रास्ता कैसे मिलेगा? कौन से ऐसे हालात बनेंगे जब ट्रम्प कहेंगे जी अब युद्ध हो गया, मैं जीत गया हूं, मैं बाहर निकलता हूं? हालात कैसे बनेंगे, या फिर ऐसा कहने के लिए क्या मजबूर होना पड़ेगा उनको? इन सारे मुद्दों पर आगे चलकर चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा करें कि ईरान युद्ध आखिर कैसे रुकेगा, कौन से ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे कि अब हम युद्ध खत्म कर रहे हैं। ये हालात पैदा हो जाएंगे या फिर ऐसा कहने को डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हो जाएंगे? एम्बेसडर सज्जनहार जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है लक्ष्मण जी जो आपने किया है। मेरे विचार से देखिए, ये केवल डोनाल्ड ट्रंप पर मयस्सर नहीं है जो कब युद्ध खत्म होता है, ये ईरान के ऊपर भी उतना ही मयस्सर है। और ईरान ने तो ये कहा है जो युद्ध शुरुआत की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको खत्म अब हम ही करेंगे। परंतु ये कहते हुए देखिए, ये भी सोचना पड़ेगा, ईरान के ऊपर बहुत हमले हो रहे हैं, ईरान के ऊपर बहुत मार पड़ है। और ठीक है, वो देखिए क्लोज रेजीम है, वो जिसे कहा जाए आयरन कर्टन के पीछे है। जो वहां पर हो रहा है किसी को मालूम नहीं है। खाली वहां पर जो स्टेटमेंट्स आती हैं, चाहे वो पहले लारीजानी की थी, अब्बास अरागची की हैं, मसूद पेजेश्कियान की हैं, वगैरह वगैरह, बस वही हमको सुनने को मिल रहे हैं। परंतु जो हमने देखी, हजारों लोग, लाखों की संख्या में जो जनवरी के महीने में वहां पर आ गए थे, क्योंकि पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई थी। रियाल का दाम बहुत कम हो गया था, मिस गवर्नेंस थी, करप्शन था, इन्फ्लेशन था, अनएम्प्लॉयमेंट था। तो वहां पर भी हालात अच्छे नहीं है। ये नहीं माना जा सकता कि वो बिल्कुल एकदम सुदृढ़ सशक्त रूप में खड़े हैं, उनके ऊपर भी बहुत बड़ी मार पड़ रही है। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का है, सभी हमारे पैनलिस्ट ने बड़ी अच्छी तरीके से कहा और मैं सहमत हूं उनसे, जो वो एक ऑफ रैम्प चाह रहे हैं, वो चाहते हैं जो कैसे ये खत्म हो। और उन्होंने कह दिया, मैंने तो पहले ही दिन जंग जीत ली थी। तो अगर उनको ये मालूम चल जाता है जो ईरान भी इसमें हामी है, ईरान भी इसमें राजी होगा, और हमने बहुत ये कह सकते हैं, हमने तो उनका जो भी न्यूक्लियर है, मिसाइल है, सब कुछ बहुत डिग्रेड कर दिया है। अब उनमें इतनी सक्षमता नहीं है, अपने शक्ति है जो वो इजराइल के ऊपर हमला करेंगे। परंतु कुछ ना कुछ ऐसी एग्रीमेंट्स करनी पड़ेंगी जिससे कि वो ईरान आगे चलते हुए जो खाड़ी के देश हैं उनके ऊपर भी हमला नहीं करे, क्योंकि खाड़ी के देशों की सुरक्षा का दारोमदार सभी कुछ अमेरिका के ऊपर है। तो इसलिए जो नहीं, मीडिएटर्स खाड़ी के रहे, देशों पे तो हमला एम्बेसडर सज्जनहार वो तो इसलिए कर रहा है ईरान, क्योंकि खाड़ी के देशों की सरजमी से अमेरिका इस्तेमाल करके ईरान पर हमला कर रहा है। और ईरान ने कहा भी कि हम उसी पर हमला कर रहे हैं जो हमारे ऊपर हमला करने के लिए अपनी जमीन मुहैया करा रहा है, और वो भी हमला कर नहीं रहा था देखिए, उसके बेस पे। हाँ, नहीं, आप वो ठीक बात कह रहे हैं, परंतु अगर उसको हमला करना था तो जो बेसिस हैं उन बेसिस पर आप हमला करिए। आप तो वहां पर जाकर उनके हवाई अड्डों पर हमला कर रहे हैं, आप उनकी रिफाइनरीज पर कर रहे हैं। और जो उसने धमकी दी है लारीजानी के मारे जाने के बाद, उसने 5 बड़ी बड़ी रिफाइनरीज, 2 सऊदी अरेबिया में, 2 कतार में और 1 दुबई में, उनको उसने नामांकित किया है। आज रात को उनके ऊपर हमला किया जाएगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। आई डोंट थिंक इसको आप नहीं, उसमें मैं ईरान के हमले को जस्टिफाई नहीं करूंगा, लेकिन एक कहावत है ना हिंदी में, मरता क्या नहीं करता। तो जब उसको लग रहा हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं रहा है और तुम्हारी धरती से हमले हो रहे हैं, तो तुम्हारे बेस को उड़ाएंगे, तुम्हारे दूसरे जो स्ट्रेटेजिक चीजें हैं उस पर हमला करेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर सही कह रहे हैं कि उसको हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते। इस सवाल को लेकर मैं थॉमस मैथ्यू साहब के पास भी आऊंगा, लेकिन प्रोफेसर गुलशन सचदेवा साहब, सबसे पहले आपके पास, वो कौन से ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे जब ट्रंप कहेंगे कि अब मैं युद्ध से बाहर हो रहा हूं, मैं युद्ध जीत चुका हूं? वो किस चीज का इंतजार कर रहे होंगे? क्योंकि एहसास तो हो ही रहा होगा। अभी आपने देखा धीरज कौल साहब ने कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कितना नुकसान हो रहा है चारों तरफ।
नहीं, वो निकलना चाहे तो किसी भी टाइम वो जिस ढंग से करते हैं, एक ट्वीट करके भी बाहर वहां से निकल जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो खास तौर से में किसी ना किसी तरीके से पहल करनी पड़ेगी। और उसमें जो खाड़ी के देश हैं वो, क्योंकि सबसे ज्यादा वो प्रभावित हैं इससे, और लंबे समय में उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। भारत जैसा देश उसके अंदर बहुत प्रभावित है, और लंबे समय में हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है वहां से, अगर वहां पूरा ये क्षेत्र अस्थिर रहता है। तो ये सारे देश अगर मिलकर, और रूस निश्चित तौर से ये चाहेगा कि वो फंसा रहे वहां पे, क्योंकि उनके तो तेल के दाम और बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर से तो सैंक्शन जो है वो भी ईज कर दिए गए हैं। तो वो तो भले ही वो थोड़ी देर तक अमेरिका थोड़ा कमजोर हो जाए, फंस जाए, तो उसमें उनको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ऐसे जो देश हैं, और खासतौर से भारत जैसे, अपनी अभी ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है, तो भाई ईरान तो हमारा एक ब्रिक्स का देश है, लेकिन उसके बाद यह है कि जो दूसरे देश है वहां पे यूएई है, और इवन सऊदी अरेबिया भी एक तरीके से मेंबर है। तो वो उन सबको भी एक साथ में लेके कोई ना कोई पहल हम किसी ना किसी को करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा वही अगर इस तरीके से छोड़ देंगे तो सबका नुकसान, क्योंकि वो तो बाद में कभी भी वो निकल जाएगा। पहल कौन अमेरिका तो करेगा? बहुत दूर सवाल यही बैठा हुआ है, उठता है लेकिन कि सवाल ये उठता है कि पहल कौन करेगा? थॉमस मैथ्यू साहब, पहल कौन करेगा? रशिया करेगा नहीं, रशिया को फायदा हो रहा है। चीन क्यों पहल करेगा? चीन को तो पता है कि उलझे हुए हैं, ठीक है ये लोग, जिसको नुकसान। क्या इलेक्शन साहब ने एक क्वेश्चन आंसर करने से पहले कोल साहब का एक पॉइंट आई वांट टू क्लैरिफाई। इंटेलिजेंस शेयरिंग का सी कोल साहब वेरी क्लियरली मिलिट्री सैटेलाइट टेक्नोलॉजी देखेगा तो रशियन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी चाइना से फार मोर एडवांस्ड है। मैं रोबोटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एआई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टार्टअप्स की बात नहीं कर रहा हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड, रशिया का आज का दैट इज एज ऑन डेट ऑलमोस्ट 1600 ऑपरेशनल highly sophisticated military satellites. Satellites are eyes and ears of war movements, number one. मैं ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ so that we understand the perspective, सिर्फ इसलिए। और नंबर दो बात है, चाइना के पास है only about 800 to 900 military satellites. And Elon Musk का labyrinth, that is architecture space से निकालेगा तो अमेरिका से ज़्यादा satellites रशिया के पास है। इसलिए ट्रंप ने फोन उठा के पुतिन से बात किया and not the Chinese president. So what I'm trying to say is that Russia is in a very, very strong position. Yes, I agree that is Ukraine में फंसा हुआ है, पैसा कम है, but satellite technology, satellite information, actual movement of troops सिर्फ रशिया पिन पॉइंट कर सकते। ओके, नाउ कमिंग टू ट्रंप को क्या फोर्स करेगा वॉर स्टॉप करने के लिए? मेरे ख्याल में ओनली वन थिंग, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स मीन्स ऑयल प्राइसेस गोइंग अप, कॉसिंग इन्फ्लेशन। दैट इज वॉर से पहले, इफ आई कॉल साहब विल नो बेटर, बट इट वाज रेंजिंग अराउंड 2.9 dollars a gallon. Today it is around 3.5 or 3.6 gallon. But जब $4 per gallon touch होगा, इसका असर will be much more. And secondly, there is also one more thing I'd like to clarify. Even today, Kohl Saab may be a Republican, but he's not a Trump supporter. क्योंकि even today 83% of Republicans support Trump. I agree that American majority population do not support the war. But Republicans may, when you have 85% supporting, then Trump is in a strong position. वो पोजीशन इरोड होने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑयल का प्राइस इंक्रीज होगा, then there will be inflation, then there will be effect on the economy. Until then, Trump will be Trump. I think nothing will change him. This is my viewpoint, please. बिल्कुल, यहाँ पे कॉल साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे, फिर शुभंकर आपके पास आता हूँ। धीरज, कॉल साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? धीरज कॉल साहब,
धीरज कौल साहब से लगता है संपर्क हमारा टूट चुका है। शुभंकर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे थॉमस मैथ्यू साहब ने उठाया कि ये एक ही चीज है जो ट्रंप को युद्ध रोकने के लिए मजबूर करेगा, वो है डोमेस्टिक प्रेशर। ये डोमेस्टिक प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है आपको? लक्ष्मण, मुझे डोमेस्टिक प्रेशर अगले कम से कम 1 महीने तक बनते हुए नहीं दिख रहा। मुझे मेरे हिसाब से ट्रंप के लिए और इजराइल के लिए जो एस्केप रूट है वो है कि आया है मुस्तफा खामनेई का एसेसिनेशन हो, और मुस्तफा खामनेई के एसेसिनेशन के बाद ट्रंप ईरान के साथ एक कोऑर्डिनेटेड नया अयातुल्ला या सुप्रीम लीडर या उनके प्रेसिडेंट, जो भी उनका पॉलिटिकल सेटअप है, उसको डिसाइड करके दे से कि हमने अब अपना वहां पे रजीम चेंज कर लिया है। ट्रंप के पास इसके अलावा और कोई फेस सेविंग डिवाइस बच नहीं रही है। वैसे जो एम्बेसडर सज्जनहार ने बोला वो बिल्कुल सही कहा, प्रोफेसर साहब ने जो बोला बिल्कुल सही कहा कि ट्रंप एक ट्वीट करके कभी भी हट सकते हैं, उसमें उनको कोई शर्म की बात नहीं है। उनसे बड़ा मतलब एक तरीके से बोलिए कि सेंसलेस लीडर कोई नहीं है। लेकिन जो मुझे लगता है कि पूरी कोशिश अभी अमेरिका और इजराइल की चल रही है वो ये चल रही है कि किसी भी तरीके से मुस्तफा खामनेई का पता लगाया जाए और उनको हिट करके उसके बाद एक नया रास्ता निकाला जाए, एक नई लीडरशिप वहां पे प्लांट की जाए, और नई लीडरशिप को प्लांट करने के बाद अमेरिका इस युद्ध से पीछे हटे। क्योंकि जिस तरीके से ये मिडल ईस्ट में लड़ाई फैलती चली जा रही है और जो गल्फ कंट्रीज के ऊपर ईरान का अटैक हो रहा है, वो ईरान का अटैक एक तरीके से सिया सुन्नी लड़ाई में किस समय बदलेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। प्लस जो अमेरिका ने सोचा था कि ईरान का जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है वो फ्यूल हो जाएगा और लोग सड़कों पर उतर आएंगे। आज 19वां दिन है, सड़कों पर वैसी कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है। और एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हजरत अली के बाद अमेरिका और इजराइल की इस कार्रवाई ने शियाओं को एक नया मसीहा दे दिया है अली खामनेई के रूप में। जो उनकी हत्या हुई है, शहीद का जो दर्जा उनको मिल गया है, ये वो एक सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की बजाय और ज्यादा यूनाइट हो गए ईरान में लोग। ये उल्टा ही पड़ गया दाव, यहाँ पे कह सकते हैं। धीरज कौल साहब, एक सवाल लेके मैं आपके पास आया था लेकिन आपका नेटवर्क कमजोर हो गया था। सवाल फिर से दोहराता हूँ। थॉमस मैथ्यू साहब ने कहा था पिछले सवाल के जवाब में, जिसपे हम लोग शुभंकर से भी चर्चा कर रहे थे, कि एक ही चीज है, एक ही फैक्टर है जो ट्रंप को युद्ध से बाहर होने या फिर युद्ध रोकने के लिए मजबूर कर सकता है, वो है डोमेस्टिक फैक्टर। पहला सवाल, क्या आप इससे सहमत हैं, और वो डोमेस्टिक फैक्टर कब इतना हावी हो जाएगा? हाँ, 3 फैक्टर्स है मैटर ऑफ फैक्ट। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, सेकंड इज हमारी ट्रेजरी बॉन्ड्स की डंपिंग जो शुरू हो चुकी है, और तीसरा स्टॉक मार्केट। ट्रंप इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द मार्केट्स, और मैं मार्केट से कनेक्टेड हूं, मैं आपको बता सकता हूं, खुद भी उनके वेंचर्स हैं। क्रिप्टो भी क्रैश हो चुका है। तो फाइनेंशियल लैंग्वेज वो बहुत अच्छे से समझते हैं, वो उसकी नब्ज पकड़ते हैं। और मांगा वोट बैंक, आज की डेट के अंदर जो डिसअप्रूवल रेट ऑफ ईरान वॉर इज 59%, अप्रूवल इज 23%। ये 3 दिन पुराने पोल जो हुआ था उसके नंबर्स हैं। और अमेरिका के अंदर इंडिपेंडेंट्स, मैं पहले जिस स्विंग स्टेट में रहता था पेंसिल्वेनिया में, वहां पे इंडिपेंडेंट्स और स्विंग वोटर्स ने ट्रंप को जिताया था, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ इलीगल इमिग्रेशन क्रॉसिंग, हेल्थ केयर क्राइसिस, फेंटनिल, यू नेम इट। और ट्रंप ने इन चारों मुद्दों पे अटैक करने के लिए बात की थी। कैन यू हियर मी? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बोले। क्या जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है नेटवर्क इनका कमजोर है यहाँ पे। तो ये 3 फैक्टर की बात कर रहे थे एम्बेसडर सज्जनहार साहब। ये मार्केट बहुत सेंसिटिव रहते हैं, डोमेस्टिक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा तब ये आएंगे, लेकिन डोमेस्टिक प्रेशर जब आएगा, पॉलिटिक्स का दबाव बनेगा, तब तक तो इलेक्शन नज़दीक आएगा तभी दबाव बनेगा, तब तक ये दूसरा कोई रास्ता ढूंढ लेंगे घरेलू मोर्चे पर अपने वोटर को साधने के लिए, कि नहीं? नहीं, मेरे विचार से इतना आसान नहीं होगा ये मोर्चा संभालना, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ही कुछ निर्भर है। और हम देख रहे हैं, जो चाहे उनके मागा सपोर्टर्स हों, चाहे रिपब्लिकन्स हों, हालांकि उन्होंने कहा जो वो खुद रिपब्लिकन हैं, परंतु बहुत सारे जो रिपब्लिकन्स हैं, मागा सपोर्टर्स हैं, ये टकर कार्लसन हुए, मार्जरी ग्रीन हुई, आप देख लीजिएगा, क्रिस्टी नोएम हैं, अभी जो आपके जो केंट हैं, कितने लोग उनके विरुद्ध जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है जो हम इससे बिल्कुल भी सहमति नहीं है। देखिए, जिस 2 चीजें थी, एक था वहां पर उनकी जो
न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको नष्ट करना, और वहाँ सभी ने कह दिया, आईएईए ने भी कह दिया, जो कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं था जो वो अपने न्यूक्लियर वेपन बना पाते हैं। दूसरा था जो उनका वहाँ पर वो रिजीम चेंज करने के लिए, और रिजीम चेंज तो हमने देखा है जो उनके लिए बिल्कुल भी अभी मुमकिन नहीं है। तो यकीनन मैं भी इससे सहमत हूँ, जो वो जब भी चाहें, देखिए उनको नाम ही इसीलिए दिया गया है टाको, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। जो जब भी वो होती है उनके ऊपर बहुत दबाव पड़ता है तो वो इजी वे आउट उसमें से निकाल लेते हैं। उन्होंने सोचा था ईरान में हमको बड़ी आराम से वहां पर, जैसे वेनेजुएला में हमको वो मिली है, फतेह मिली है, यहाँ भी फतेह मिल जाएगी। नहीं हुआ है, परंतु मेरे चुके विचार हैं, से ये अपनी दोनों बात पूरी तरफ नहीं से कर पाए खाली थे। हाँ जी हाँ, दरअसल कौल साहब मैं बीच में समझता उनकी हूँ आवाज दोनों चली गई तरफ थी, से अपनी बात नीचे होना पड़ेगा ईरान, क्योंकि अगर दोनों तरफ से ये सहमति होना पड़ेगा। कौल साहब अपनी बात संक्षिप्त में पूरी करिए, फिर शुभंकर आपके पास आता हूं मैं। जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑलरेडी हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर डिसअप्रूवल रेट ट्रम्प के बढ़ते अभी तक हाईएस्ट है। स्विंग स्टेट जो पेंसिल्वेनिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां मैं कुछ हफ्तों पहले तक रिजाइड करता था, वहां वहां पे जो स्विंग वोटर्स थे, अब अगर आप उनका पोल देखें तो 67% डिसअप्रूवल रेट है ईरान वॉर का। ओवरऑल अमेरिका के अंदर 59% है। इन्फ्लेशन के ऊपर अमेरिका ट्रम्प की डिसअप्रूवल रेट तकरीबन 58% है। हाउसिंग इन्फ्लेशन के ऊपर उससे ज्यादा 61% है। और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, जो कि ड्रग अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स आता है, वो भी बहुत हाई है। तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक फ्रंट पे ट्रम्प इस टाइम गिरे हुए हैं। एप्स्टीन फाइल को वो बहुत अच्छे से इस टाइम साइडलाइन थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स उसको आगे ला रहे हैं। और तीसरी बात जो सबसे बार बार उठ के आ रही है, वो ये है, हमारी जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं वो डंप हो रहे हैं, और मार्केट के अंदर इस टाइम ऑक्सीजन के जैसे लिक्विडिटी निकल रही है, बहुत तेजी से निकल रही है। लोग किसी भी स्टार्टअप के अंदर, ये किसी तीन भी बड़ा ग्रोथ फैक्टर सेक्टर, है जो जिसको लेकर ट्रम्प काफी सेंसिटिव रहते हैं। आपको बीच में रोक रहा हूं कौल साहब, मुझे 15 सेकंड के लिए शुभंकर के पास जाना होगा। शुभंकर 15 सेकंड, फिर शो का समय खत्म हो रहा है। लक्ष्मण, मुझे नहीं लगता कि डोमेस्टिक पॉलिसी ट्रम्प के निर्णय को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी, क्योंकि ट्रम्प को दिख रहा है कि उनको कोई थर्ड टर्म मिलने वाला नहीं है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है, 2 ही टर्म का है, और ट्रम्प जिस तरीके के इंसान है, उनको अपनी पार्टी की कोई चिंता नहीं है। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का कोई प्रेशर मुझे ट्रम्प पे बनते हुए नहीं दिख रहा। हालांकि अलग अलग व्यूज हैं यहाँ पे निकल कर सामने आ रहा है। अच्छा है कि शो में ऐसे ही अलग अलग व्यूज निकल कर आते हैं तो एक क्लियर पिक्चर निकल कर सामने आता है। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।